तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डार्क क्राइम में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। 1980 में एक नई क्राइम ने इस देश में दस्तक दी थी और जब यह क्राइम हुआ था, तो पुलिस वालों को भी यह नहीं पता था कि इस क्राइम को किस सेक्शन में दर्ज करे। इसको चोरी में करे, लूट में करे, रॉबरी में करे या डकैती में करे, क्योंकि उनके लिए यह चीज़ कुछ नई ही थी। करीब 30 लाख की कुल आबादी थी बेंगलुरु की। उस वक्त जितने रिटायर्ड लोग थे, उनकी पसंदीदा जगह थी बेंगलुरु। वो बेंगलोर में छुट्टी मनाना चाहते थे और वहीं पर बस जाना चाहते थे। क्राइम भी उस टाइम पर वहाँ ना के बराबर था। यह वह दौर था जब ना सीसीटीवी कैमरा आया था और मोबाइल नाम की कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। टीवी के नाम पर दूरदर्शन हुआ करता था। बड़ी शांत जिंदगी लोग जी रहे थे। लेकिन अचानक 1983 में इस शहर में एक नए क्राइम ने दस्तक दी। वह यूं कि कुछ महिलाएं, सुबह और शाम के वक्त की बात है जब भीड़ होती है, ऑफिस जाने के लिए जा रही थी, तो दो व्यक्ति थे बाइक पर और उन्होंने झपट्टा मारा और महिला के गले की चेन और कानों के झुमके ये दोनों उखाड़ कर ले गए। कुछ महिलाओं के तो कान भी कट गए। शुरू में पुलिस को लगा कि अब इसमें क्या ही केस दर्ज करे। फिर भी उन्होंने कहा चलो तो केस तो दर्ज कर ही लेते हैं चोरी का। बेंगलुरु शहर में 1983 में यह सिलसिला शुरू हुआ और अचानक यह सिलसिला बढ़ने लगा। अब बार बार जब महिलाएं कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, तो पुलिस को लगा यह कौन सा क्राइम आ गया है। महिलाओं ने बताया कि हम रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल पर दो जने बैठे हुए थे। उन्होंने झपट्टा मारकर चेन खींचा और भाग खड़े हुए। पहले तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अपने वहाँ ऐसे भी ये सच्चाई है कि जब बात गरीब की हो तो सब चुपचाप बैठे रहेंगे। इत्तेफाक से एक रोज एक बड़ी पावरफुल लेडी, जो वहाँ की पॉलिटिशियन घराने की थी, वह शॉपिंग करने के लिए बेंगलोर के एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाती है। कार से उतरती है और जा रही होती है। अचानक सड़क किनारे एक बाइक तेजी से आती है और झपट्टा मारते हैं। उनके गले की चेन खींचकर भाग जाते हैं। अब मामला एक पावरफुल लेडी का था, जिनकी पहुंच सीधे चीफ मिनिस्टर तक थी। तो उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे रामकृष्ण हेगड़े। तो रामकृष्ण हेगड़े की वो परिचित थी। अब इत्तेफाक से सीएम तक यह बात पहुंची। महिला की पहुंच उस वक्त के स्टेट के गवर्नर तक भी थी और उस वक्त गवर्नर थे अशोकनाथ बनर्जी। तो स्टेट के दो पावरफुल लोग इंसान, एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर, दोनों तक यह बात पहुंचती है और अगले दिन बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाता है और कहा जाता है, अगर एक इतनी रेपुटेटेड, इतनी पावरफुल लेडी सेफ नहीं है आपके शहर में, तो सड़क पर आम लोगों का क्या होता होगा। और आप लोगों ने कानून की डिक्शनरी में इसका नाम क्या रखा है। मतलब यह भी नहीं पता था कि ये जो चैन स्नैचिंग है यह क्या है। चैन स्नैचिंग टाइप का नाम उस टाइम नहीं था। ये एकदम नया क्राइम था। तो कहा गया कि आप देखिए, यह क्राइम की किस डिक्शनरी में आता है। उस वक्त पदवांकर गणपत बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर थे। अब एक साथ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की तरफ से फोन आ रहा था। बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि यह कौन सा क्राइम है। उन्होंने अगले दिन ही पूरे टॉप पुलिस ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि यह कौन सा नया क्राइम है। तमाम पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगाई गई, तो पता चला कि पिछले साल में ऐसे 45 केस तो हो चुके हैं। अब इसमें कई महिलाएं थी जो विटनेस थी। तो उनका यह कहना था कि दो लड़के हैं, वो बाइक पर बैठे होते हैं, जो पीछे वाला होता है वह चैन छीनता है, उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने बताया कि दोनों हेलमेट पहने होते हैं। जो शर्ट पहनते हैं उसका कलर हर बार चेंज होता है। पर एक चीज कॉमन थी, दोनों ने नीले रंग का हेलमेट पहन रखा था और जो उनकी बाइक थी, उस बाइक पे कुछ एक खास निशान होते थे लकीरें टाइप के। अब इसके बाद आगे और जांच की गई, तो पता चला कि हमेशा महीने के फर्स्ट सेकंड तारीख को यह होता है और सुबह और शाम में ज्यादातर चेन स्नैचिंग होती है। तो कमिश्नर साहब सबसे पूछते हैं कि आप लोग रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, क्योंकि उनसे चीफ मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे कि यह कौन सा क्राइम है, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग जो ये हो रहा है इसकी क्या रिपोर्ट लिखते हो। तो सब इधर उधर मुंह देखने लगे। फिर उन्होंने कहा साहब ये तो चोरी है, तो हम इसको चोरी की एफआईआर दर्ज करते हैं। तो ये कैसी चोरी है कि जिसका सामान चोरी हो रहा है, उसकी आंखें खुली हुई है, सामने चोर है, वह उसको ले जाता हुआ देख रहा है। यह चोरी के डेफिनेशन में तो आता ही नहीं है। चोरी के कानून में तो डेफिनेशन कुछ और है। तो उन्होंने कहा साहब,
इससे पहले ऐसा क्राइम कभी हुआ ही नहीं है। यह क्राइम ही नया पैदा हुआ है और हमने अपनी पूरी कानून की किताब आईपीसी, सीआरपीसी देख ली है। उसमें इसी तरह की चीज ही नहीं है कि कोई गले से चैन झपट रहा है तो हम उसको किस धारा में केस दर्ज करें। तो फिर बड़ी मीटिंग हुई, सलाह ली गई और फिर तय हुआ कि अब यह मामला जाएगा रॉबरी में, लूट में। क्योंकि चोरी के मुकाबले उसकी सजा भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें खतरा भी होता है कि कहीं-कहीं बार कुछ लेडी गिर गई थी झपटमारी में। कुछ के कान कटे, कुछ के गलों पर निशान आए, कुछ के गलों में कट भी लगे। तो सारी डिटेल आ गई। तो फिर कमिश्नर साहब ने एक और मीटिंग बुलाई और कहा, जितनी पुलिस है व बाकी जितने केस हैं, वे सभी रहने दो। और पूरी बेंगलोर पुलिस का सिर्फ एक ही काम है, चेन स्नैचर्स को रोकना और उन्हें पकड़ना। लगभग 2 साल बीत गए और यह स्नैचिंग जारी रही। तो उन्होंने स्पेशल टीम बनाई और उस टीम को यह काम सौंपा गया। और उस टीम को जब बनाया गया तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन टाइगर। टीम में अलग-अलग लोगों को लिया गया। इस टीम में एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर को लिया गया था। उसकी वजह ये थी कि ट्रैफिक के लोग सड़क पर ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर वे पुलिस के मुकाबले लोगों को ज़्यादा देखते हैं। तो ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर जो काफ़ी तेज और होशियार थे, उनको भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। अब ऑपरेशन टाइगर शुरू हुआ और कहा गया कि इसके अलावा बाकी सभी केसेस को आप भूल जाओ, क्योंकि आर्डर सीधे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब के पास से आया था। अब स्पेशल टीम बनाई गई, लेकिन मजाक देखिए कि टीम बन गई फिर भी स्नैचिंग चालू है। टीम बनने के बाद भी महीने में 15-20 टीम स्नैचिंग की घटना हो चुकी थी। अब टीम लगी रही कि किसी तरीके से स्नैचर्स पकड़ा जाए। तो धीरे-धीरे उन्होंने हर थाने के जो डाटा थे, उनको कलेक्ट किया। और इस टीम की एक खास चीज़ थी, उनको ये बताया गया था कि आज के बाद जब भी कोई स्नैचिंग की घटना होगी, तो जो भी पुलिस वाला सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करेगा, या जिसके सामने हुई है, वो फ़ौरन कंट्रोल रूम के ज़रिए बैंगलोर के हर पुलिस स्टेशन को यह मैसेज देगा कि यार इस जगह पर हुई है, इतने बजे हुई है। तो उससे क्या होगा कि कंट्रोल रूम को जब आप मैसेज दोगे, तो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ के जो लोग फील्ड में हैं, सड़क पर हैं, उनकी उस बाइक पर नज़र होगी। हालाँकि ना उनके पास चेहरा है, क्योंकि दोनों ने हेलमेट पहन रखा है। शर्ट हमेशा अलग-अलग पहनते हैं। सिर्फ़ एक बात है, दोनों ने नीले रंग का हेलमेट पहना होता है और हेलमेट नहीं बदलता। अब इस हेलमेट को भी ढूँढना शुरू किया गया। कई लोगों की रास्ते में टोपी उतरवाई गई, पर अंदर से कोई और निकला और तमाम नीले हेलमेट वालों की शामत आ गई, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। चेन स्नैचिंग की घटना चलती रही। इसी दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों को इस टीम में शामिल किया गया। तो उनमें से जो एक ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद काबिल और अपनी ड्यूटी के बड़े ईमानदार हैं, उनको खास तौर पर इस ऑपरेशन टाइगर की टीम में शामिल किया गया था। लेकिन यह पता था कि जो स्नैचर है वो खतरनाक भी हो सकते हैं। पुलिस वालों के पास तो वेपन है, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास तो कोई हथियार नहीं होता। तो अशोक कुमार ने कहा कि अगर मेरा कभी उससे आमना-सामना हुआ, तो क्योंकि मैं सड़क पर हूँ, ट्रैफिक हैंडल कर रहा हूँ, तो स्नैचर दिख जाए और वे मुझ पर हमला करे, तो डिफेंड मैं कैसे करूँगा? फिर उस वक़्त यह एक कानून तोड़ा गया और बाकायदा कमिश्नर के ऑर्डर पर एक सर्विस रिवॉल्वर ट्रैफिक पुलिस वाले को दिया गया। यह उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब अशोक कुमार और उनके साथ एक कांस्टेबल था, जिसका नाम रवि था। उनकी एक टीम थी। रवि रिजर्व आर्म फोर्स से आया था और दोनों में दोस्ती भी थी। तो उनको यह कहा गया कि तुम सड़क पर रहते हो, तो थोड़ा तुम देखो और नीले रंग के हेलमेट को तो खास तौर पर। तो ये दोनों बहुत देखते रहते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1983 के बाद भी चैन स्नैचिंग की घटना जारी रही। अब पूरे 2 साल होने वाले थे। इसके बाद अब 84 का साल आ गया। 23 अक्टूबर 1984 वो तारीख थी। अशोक कुमार काफी परेशान थे कि स्नैचर पकड़े नहीं जा रहे थे और घटनाएं होती जा रही थी। उधर कमिश्नर साहब भी परेशान थे, उधर सीएम साहब भी परेशान थे। बाकी लोग यह कह रहे थे और न्यूज़पेपर में भी आने लगा था कि तुम छोटे-मोटे को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो जब बड़े क्राइम होंगे, तो तुम कैसे हैंडल करोगे? तो सभी परेशान और इसी परेशानी में दिन-रात इधर-उधर ढूँढे जा रहे थे। लेकिन स्नैचर इतने होशियार थे कि हाथ में ही ना आए। 23 अक्टूबर 1985 को एक अजीब इत्तेफाक होता है। अशोक कुमार अपने कांस्टेबल रवि के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया था, जो हाल ही में रिलीज हुई थी।
शाम का वक्त था। दोनों पहुंच जाते हैं और रवि टिकट लेने के लिए जाते हैं। अशोक कुमार अपनी बाइक के पास खड़े हुए थे। तभी कंट्रोल रूम के थ्रू वॉकी टाकी पर एक मैसेज आता है। जहां पर ये थे उनसे थोड़ी दूर पर एक चेन स्नैचिंग की घटना हो गई थी और कहा गया कि वो उसी तरफ भागा है जिस सिनेमा हॉल पर ये दोनों खड़े हुए थे। तो फौरन रवि को आवाज दी गई, कहा जल्दी से पीछे बैठो। तो कंट्रोल रूम से वॉकी टाकी पर बात हुई। उन्होंने बताया कि वही नीले रंग का हेलमेट है और बाइक पर यह खास निशान है और बाइक का कलर भी बताया गया। बाइक की कंपनी भी बताई गई। अब वो उसी रूट पर भागे जिधर से भागने की बात कही गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर दो लोग नीले रंग के हेलमेट में। उनकी बाइक का कलर भी वैसा ही था और शर्ट का कलर भी वैसा ही था जो बताया गया था। वो समझ गया कि यही है वो सिग्नेचर। अब कमिश्नर ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, दोनों को किसी भी कीमत पर पकड़ो, चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो। गोली चलाने की नौबत आए तो चलाओ। तो ऑर्डर ऊपर से था। अशोक कुमार ने अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और दो फायर किए, लेकिन दोनों निशाने चूक गए। इसके बाद किसी तरह से हिम्मत दिखाई, उनके बराबर गए और अपनी बाइक उनकी बाइक से टकरा दी। बाइक पलट गई, ये दोनों गिर गए। तभी अचानक उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। इधर इनकी पिस्टल नीचे गिर चुकी थी। तो उसके बाद उन चारों की फाइट हुई और फाइट होने के बाद रवि और अशोक कुमार ने इन दोनों को काबू कर लिया। तब तक इत्तेफाक से कुछ मिनट में कमिश्नर साहब भी मौके पर पहुंच गए। उनको पकड़ने के लिए वे इतने बेचैन थे कि उन्होंने कहा था कि जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, मैं हर रोज कुछ ना कुछ देर वॉकी टाकी पर बैठूंगा, ताकि कहीं से भी मैसेज आए तो मैं भी मौके पर जा सकूं। और इत्तेफाक से उस दिन ही मैसेज आया और कमिश्नर साहब बैठे हुए थे। अगले कुछ मिनटों में ही वे मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन हर न्यूज़पेपर में अशोक कुमार और रवि की तस्वीर छप गई और कमिश्नर साहब की वाहवाही भी मिली और बात मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने इन दोनों को उस वक्त 1984 में 5,000 कैश प्राइज दिया था। गवर्नर साहब की तरफ से अलग से मिला। इसके अलावा पुलिस की टीम ने कमिश्नर साहब की तरफ से हर तरह से अलग अलग इनाम इन दोनों को मिला था। उधर इन दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। जो दो लोग पकड़े गए थे उनके नाम थे नरेंद्र और नारायण। ये दोनों भाई थे। 7 साल की कोर्ट ने इन दोनों को सजा सुनाई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।